नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैंसर की जो कि भारत देश में पिछले साल 5 लाख महिलाओं की मौत का जिम्मेदार है। जी हाँ, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के 95% केसेस में जो एक ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार है उसको कहते हैं HPV या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। दोस्तों, आज हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं HPV क्या होता है, इसकी माइक्रोबायोलॉजी क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरह से ये इन्फेक्शन कौन कौन सी बीमारियां करवाता है, कब और किस में ये HPV के टेस्ट इंडिकेटेड हैं, और दोस्तों हम ये भी बात करने वाले हैं कि इसके लिए कौन सी वैक्सीन है जो अभी हाल ही में भारत सरकार ने अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड की है। दोस्तों, तसल्ली से बात करेंगे, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए HPV को जानने के सफ़र में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर भगवान और आपका स्वागत है मेरे चैनल द फन क्लिनिक में। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक छोटा सा सर्कुलर शेप वायरस है जिसकी संरचना में बेसिकली एक आइकोसाहेड्रल सिमेट्री के साथ में रहता है। बाहर कोई एनवेलप नहीं है, सिर्फ कुछ प्रोटीन्स का कवर है और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स पर रैप्ड अप डबल स्ट्रैंडेड DNA जेनेटिक मटेरियल है। इसका इन्फेक्शन होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब कि जब भी है स्किन की बेसल सेल की कोशिकाओं के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो यह इन्फेक्ट करता है। HPV वायरस 200 प्रकार के होते हैं। उन 200 प्रकार में कई होते हैं जो कि डिजीज कॉज करे बिना एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं पेशेंट्स और ठीक भी हो जाते हैं, बट उस स्टेज में वह कैरियर का काम कर सकते हैं। इसका जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है वह जब सेल में इनकॉर्पोरेट होगा तो आगे अपने वायरल पार्टिकल्स बनाएगा। HPV वायरस की आउटर संरचना में जो प्रोटीन्स होती हैं उसमें L1 और L2 दो प्रोटीन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। L1 का काम होता है जैसे ही वायरस बेसल सेल की सरफेस पर जुड़ता है, L1 प्रोटीन के माध्यम से वह सेल में एंट्री कर लेता है होस्ट सेल के अंदर। जैसे ही होस्ट सेल में वायरल DNA का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, वह कुछ प्रोटीन की मदद से नए वायरल पार्टिकल्स जनरेट करती है और इन्फेक्शन के लिए E1, E2, E7 ऐसी प्रोटीन्स जनरेट करती है जिससे कि सिम्टम्स आते हैं। जो जननांगों पर मस्से होते हैं उनके भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आके यह वायरस फैल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि HPV या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। HPV से बेसिकली कई तरह की जो मेन है वह है कि वॉर्ड्स या मस्से जिनको कहते हैं। वॉर्ड्स कहीं भी हो सकते हैं स्किन पर। प्लांटर वॉर्ड्स होते हैं, नॉर्मल वॉर्ड्स होते हैं और जेनाइटल वॉर्ड्स होते हैं। ओरल वॉर्ड्स भी हो सकते हैं। इन सब में मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम ही रहेगा। बेसिकली इसका जो तरीका है बॉडी रेटिनोब्लास्टोमा जीन और PB53 जीन में म्यूटेशन करके इसकी जो इन्फेक्टिव प्रोटीन है वह सेल की ग्रोथ को अनकंट्रोल कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मस्से जैसी संरचना हो जाती है। इसको वॉर्ड्स कहा जाता है। कॉमन सिम्टम्स में उसमें दर्द होता है, रेडनेस रहती है, लेटर ऑन पस्ट्यूल्स भी बन सकते हैं और कॉस्मेटिकली तो गंदा दिखता ही है। इसका दूसरा है कैंसर कराना। इसमें मेनली जो स्ट्रेन होते हैं या जो इसका 16वां और 18वां प्रकार है वह रिस्पॉन्सिबल है फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर के लिए और वेजाइनल कैंसर के लिए, एनोरेक्टल कैंसर के लिए। तो क्या सिर्फ फीमेल में ही ये इन्फेक्ट करता है, मेल्स में इन्फेक्ट नहीं करता? जी नहीं, मेल में इन्फेक्शन भी करता है, जैसे कि जेनाइटल वॉर्ड्स हो गए, ओरल वॉर्ड्स हो गए, फेशियल वॉर्ड्स हो गए। इसके अलावा यह ओरोफेरेंजियल कैंसर और एनोरेक्टल कैंसर जो पेल्विक कैंसर्स होते हैं बेसिकली वह मेल्स में भी करा सकता है। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हम कैसे पहचान करें कि HPV का इन्फेक्शन है या नहीं है। इसके लिए दो टेस्ट हैं, एक है पेप स्मीयर और एक है HPV डायरेक्ट टेस्ट। जो HPV के लिए डायरेक्ट टेस्ट होता है वह बेसिकली HPV के जेनेटिक मटेरियल को टेस्ट करने के लिए होता है। ज़्यादा स्पेसिफिक और ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इससे चूक होने की गुंजाइश कम होती है। इसकी प्री फॉर्म किट्स भी आती हैं जिससे कि आप डायरेक्ट उस किट पे अप्लाई करके जान सकते हैं कि इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय HPV और नॉट। दोस्तों, इसके लिए और दूसरा टेस्ट होता है पेप स्मीयर। पेप स्मीयर में सर्विक्स से कुछ सेल्स लेते हैं और स्क्रैपिंग करके उनको स्लाइड पर कैंसरस सेल तो नहीं है इस चीज़ को देखा जाता है। दोस्तों, क्या पेप स्मीयर स्पेसिफिक है HPV इन्फेक्शन के लिए? जी नहीं। पेप स्मीयर बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। सर्वाइकल सेल्स वह नॉर्मल हैं या कैंसरस हैं, केवल इसकी स्क्रीनिंग दे सकता है। यह पेप स्मीयर HPV के लिए स्पेसिफिक नहीं है और HPV के लिए स्पेसिफिक टेस्ट केवल HPV टेस्ट किट है।
अब बात करते हैं दोस्तों, जेनाइटल वार्ड्स का डायरेक्ट इलाज होता है सर्जिकल रिसेक्शन। कैंसर में इलाज की बात करें तो इलाज डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, जो भी स्टेज पर कैंसर होगा उसके आधार पर यह तय होता है कि इलाज कई तरह का हो सकता है, जैसे कि सर्जरी हो गई, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी हो गई। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या एचपीवी के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। बिल्कुल बचा जा सकता है। इसके कई तरीके हैं, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करना, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स करना चूज करना। इसके अलावा जो पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह हैं उसमें बेसिकली हाइजीन का ध्यान रखना, इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। लेकिन इनकी परसेंटेज जो है इन्फेक्शन कराने की वह बहुत कम है। मेनली जो एचपीवी इन्फेक्शन है वह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब वैक्सीनेशन कैसे होता है, देखिए एचपीवी के सरफेस पर L1 प्रोटीन जो होती है वह बहुत ही एलर्जन का काम करती है। तो उसकी जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से L1 प्रोटीन को रीसिंथेसाइज किया गया, उसको सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी करके एक होता है उस पर कल्चर किया गया और उसका लार्ज प्रोडक्शन किया गया। उसका डोज जब बॉडी में दिया जाता है तो बिना सिम्टम्स किए, बिना बीमारी किए वह L1 प्रोटीन के लिए इम्यूनिटी जनरेट कर देता है और बॉडी L1 प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगती है। दोस्तों जैसे ही L1 प्रोटीन का एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तो ऑलरेडी प्रेजेंट जो एंटीबॉडी है वह जाके रोकथाम या प्रतिरोधक क्षमता के काम करेगी। अब बात करते हैं वैक्सीन होती कितने प्रकार की हैं। अलग अलग स्ट्रेन्स के हिसाब से वैक्सीन को अलग अलग कैटेगरीज में डाला गया है। जैसे कि अगर केवल 2 ही स्ट्रेन हैं जिनके लिए वैक्सीन बनाई गई है, सर्वारिक्स करके एक वैक्सीन होती है, वह बाईवैलेंट वैक्सीन है। ऐसे ही अगर 4 स्ट्रेन के लिए करती है, जैसे कि 611 जो स्ट्रेन है वह मेनली रिस्पॉन्सिबल है जेनाइटल वार्ड्स के लिए, और 1618 जो स्ट्रेन है एचपीवी वायरस का वह मेनली रिस्पॉन्सिबल है ऑल द कैंसर्स के लिए। तो अगर चारों के खिलाफ इम्यूनिटी देने वाली कोई वैक्सीन बनाई गई है तो उसको कहते हैं क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन। क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन में 2 तरह की आती हैं, एक तो है गार्डासिल और एक है सर्विवैक। सर्विवैक जो है वह बेसिकली इंडिजिनस इंडिया की वैक्सीन है और इसमें भी चारों स्ट्रेन 6, 11, 16 और 18 के लिए इम्यूनिटी मिलती है। गार्डासिल जो क्वाड्रीवैलेंट है उसमें 6, 11, 16, 18 चारों के लिए मिलती है। एक नॉनावैलेंट गार्डासिल भी आती है। नॉनावैलेंट गार्डासिल का मतलब होता है कि वह 9 स्ट्रेन, जैसे कि जो नॉर्मल वार्ड्स कराने या फिलीफॉर्म वार्ड्स कराने के लिए या प्लांटा वार्ड्स कराने के लिए और भी स्ट्रेन है, ऐसे करके उसमें 6, 11, 16, 18 के साथ में और 5 स्ट्रेन्स के लिए इम्यूनिटी रहती है, तो उसको कहते हैं नॉनावैलेंट। अब आपके मन में अगर सवाल आ रहा हो कि किसको लगनी चाहिए, सबसे बेस्ट होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के पहले ही हम पर्सन को वैक्सीनेट करते हैं। फीमेल्स के लिए तो जो इसकी टारगेट है पॉपुलेशन वैक्सीनेशन के लिए वह है 9 साल से लेके 27 साल की महिलाओं के लिए यह इंडिकेटेड है। दोस्तों अब आप बोलेंगे कि क्या यह मेल्स को नहीं लग सकती? बिल्कुल, मेल्स को भी वैक्सीनेट होना चाहिए। अगर एट हाई रिस्क पॉपुलेशन में वो आते हैं तो मेल्स को वैक्सीनेट होना भी जरूरी है। मोस्ट कॉमन, अब आप पूछेंगे कि इनकी कॉस्ट क्या होती है, तो सर्विवैक जो इंडिजिनस वैक्सीन है वह बेसिकली 1500 से लेके 2500 तक डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ से खरीद रहे हैं तक आती है। जो गार्डासिल क्वाड्रीवैलेंट है उसकी कॉस्ट बेसिकली 2500 से लेके 5000 तक होती है, और जो नॉनावैलेंट वैक्सीन है वह इतनी ईजिली इंडिया में अवेलेबल नहीं है और उसकी कॉस्ट 12-13 हज़ार के आसपास की होती है। अब बात करते हैं कि हाल ही में 28 फरवरी से एक इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 14 से 15 साल, जिसने 14 साल का अपना 14वां बर्थडे मना लिया है और जिसका 15वां बर्थडे अभी नहीं हुआ है, उस टारगेट पॉपुलेशन के लिए, उस टारगेट की किशोरियों के लिए या बच्चियों के लिए एक गार्डासिल क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन का सिलेक्शन किया है। और हर जितने भी सरकारी अस्पताल है, PSC है, CSC है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इन सब पर फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क रूप से प्रतिदिन गार्डासिल या HPV का वैक्सीनेशन किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि हमें वैक्सीनेशन करवाना है अपनी बच्ची का, लेकिन हम कहाँ जाएं, कहाँ पर पता चलेगा? तो या तो आप जो ऑनलाइन पोर्टल है गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन के लिए उस पर जा सकते हैं, या फिर किसी भी सरकारी अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर आप सीधे जा सकते हैं और वैक्सीनेशन की डिमांड कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्या आप जब जाएंगे तब आपसे कोई पैसा लिया जाएगा? नहीं, आपसे किसी पैसे की कोई मांग नहीं की जाएगी। मेरी बच्ची को तो बुखार है, जुकाम है, बीमार है, तो क्या ऐसे में हम HPV के अगेंस्ट वैक्सीनेट करा सकते हैं? दोस्तों अगर
कोई भी बच्ची है जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं है, एक नॉर्मल सा सर्दी जुकाम है, तो हाँ वैक्सीनेट करा सकते हैं। वैक्सीन का इस पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना ही कोई इन्फेक्शन है। दूसरी चीज़ है, अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे कि किसी बच्ची को ऑलरेडी डायबिटिक है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, या फिर ऑलरेडी चाइल्डहुड हाइपरटेंसिव थायराइड की बीमारी है, सीजर डिसऑर्डर है, तब भी एचपीवी वैक्सीन लगवाना कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, मना ही नहीं है। आप बड़े आराम से जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगला सवाल आपके मन में आएगा कि गार्डासिल ही क्यों सेलेक्ट की गई है? यह तो अमेरिकी वैक्सीन है। दोस्तों, गार्डासिल इंडिया में 2006 से इंट्रोड्यूस हो चुकी है। इससे जुड़ी सारी स्टडीज़ ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। इसके फ़ायदों के बारे में, इसके नुकसान के बारे में सारी जानकारी सरकार को है। तो सरकार ने गार्डासिल क्वाड्रिवेलेंट का यूज़ किया है, क्योंकि क्वाड्रिवेलेंट में वो 4 स्ट्रेन आ जाते हैं जो कि मोस्ट कॉमन है। अब आप बात करेंगे कि वैक्सीन लगवाने से क्या खतरे हो सकते हैं। तो गार्डासिल वैक्सीन दोस्तों बहुत ही सेफ़ है। आपको नॉर्मल सा जिस जगह वैक्सीन लगती है उस जगह रेडनेस हो सकती है, लाल लाल पड़ सकता है, चकत्ता पड़ सकता है, हो सकता है थोड़ी बहुत उसमें खुजली भी हो, थोड़ा बहुत हो सकता है आपको बुखार आ जाए, या फिर उस जगह पर थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, जो कि कुछ दिनों में सारे सिम्टम्स चले जाते हैं, और इसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। 10 लाख लोगों में एक आध वो होता है कि वैक्सीन से रिलेटेड एनाफाइलैक्सिस हो जाए या बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, जो कि बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। और अगर ऐसा होता है, अगर वैक्सीन लगने के बाद में आपको लगता है कि तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, तो आप अस्पताल में आकर डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं। दोस्तों, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कितना डोज है जो कि रिकमेंडेड है? तो 0.5 ml IM सिंगल डोज ही रिकमेंडेड है किशोरियों में 14 से 15 वर्ष की, और इसके साथ में कोई भी बूस्टर डोज नहीं है, आपको सिंगल डोज केवल लेना है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मैंने एचपीवी और एचपीवी वैक्सीनेशन से जुड़े लगभग हर सवाल का उत्तर दे दिया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप महिलाओं में होने वाले सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर से सुरक्षा दिलवाइए अपनी बच्चियों को, वह भी बिल्कुल निःशुल्क है, सरकार की तरफ से है। आशा है कि आप इसका लाभ लेंगे। ऐसी ही और जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल या राय है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। धन्यवाद।